ओके जी। अच्छा, कल हमने जो है ना वो एक कैलकुलेटर का पेज बनाने की कोशिश की थी आपको व्यू और कंट्रोलर को समझाने के लिए। तो आज वहीं से जो है ना मैं शुरू करूँगा। सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट जो है ना इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसी ने प्रैक्टिस की है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। और मैं हैरान हूँ कि मतलब वाइवा करीब है और स्टूडेंट्स अभी तक जो है ना ये सीरियस नहीं हो रहे कुछ। ये आज आप 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट हैं, तो बाकी मेरे ख्याल से 4 स्टूडेंट जो है ना वो मिसिंग हैं। अच्छा, मैंने पूछा कि प्रैक्टिस की किसी ने? कोई जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब है किसी ने नहीं की। ये आप करें, अगर नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। खैर, हमने जहाँ पे कल छोड़ा था वहीं से आज शुरू करते हैं। ये मैंने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया जो डमी के नाम से मैंने बनाया हुआ है ना। एंड ओके। अच्छा, कल हमने क्या किया था कि हमने कैलकुलेटर कंट्रोलर बना लिया था और उस कंट्रोलर के अंदर हमने एक उसका इंडेक्स मेथड हमने बना लिया था, और इस इंडेक्स मेथड का हमने व्यू भी बना लिया था। ओके, तो इसको ज़रा रन कर लें और देखते हैं हमने कहाँ तक काम जो है ना वो कर लिया हुआ है। सो यहाँ पर नेव बार के अंदर कैलकुलेटर का जो है ऑप्शन हमने ऐड कर दिया था, और इस ऑप्शन के साथ हमने अपना पेज भी लिंक कर दिया था, यानी कि अपना कंट्रोलर और उसका एक्शन मेथड हमने इसके साथ लिंक कर दिया था। और ये पेज जो है ना हमने बना लिया हुआ इतना। तो आज आगे इसके ऊपर काम शुरू करते हैं। अच्छा, कैलकुलेटर जो है ना मैंने आपको बताया था कि इसके दो मेथड्स हैं। अब कल तो मैंने इसको प्रॉपर जो है ना तैयारी नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा ये बहुत इजी होगा तो इसको मैं फटाफट से कर दूंगा, लेकिन ये इतना इजी नहीं था। खैर, आज जो है ना मैंने इसके ऊपर प्रेपरेशन जो है वो थोड़ी सी की है। तो आज जो है ना हम इसको बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। मैं जो आज मेथड यूज़ करूँगा वो वही है जो हम किसी भी फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ करते हैं ASP.NET कोर के अंदर। यानी कि वो क्या है कि हम इसका जो फंक्शन है वो लिखेंगे अपने कैलकुलेटर कंट्रोलर के अंदर। ओके, यहाँ पे, और बाकी जो इंटरफेस है वो यही रहेगा, यानी कि ये व्यू की फाइल रहेगी। ये वाला इंडेक्स नहीं, ये है इंडेक्स कैलकुलेटर कंट्रोलर का इंडेक्स जो है वो ये वाला है। ठीक है, और ये कल हमने किया था, लेकिन ये हमने यूज़ की थी जावास्क्रिप्ट। ओके, जावास्क्रिप्ट के सिंपल क्या कर रहा है कि यहाँ पर हमने एक इनपुट ली हुई है, इनपुट यूज़ किया, और यहाँ पर दूसरी इनपुट यूज़ की हुई है। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये इनपुट 1 है, इनपुट फील्ड 1, ये इनपुट फील्ड 2। ओके, और ये लेबल 1 और ये लेबल 2। बाकी ये H1 टैग है, H1 टैग। ओके, यानी कि हेडिंग टैग इसको हम बोलते हैं। और ये नीचे एक और लेबल है रिज़ल्ट के नाम से। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं कि जब भी हम यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करते हैं तो वो वैल्यू स्टोर हो जाती है जावास्क्रिप्ट के एक वेरिएबल में, और फिर जब दूसरी वैल्यू हम एंटर करते हैं तो वो भी जावास्क्रिप्ट के एक वेरिएबल में स्टोर होती है। फिर दोनों वेरिएबल को ये प्लस करके यहाँ पर जो रिज़ल्ट का हमारा टैग है यहाँ पर शो करवा रहा है। ये देखें, यहाँ पर ये हो गया हमारा इनपुट नंबर 1। ओके, इनपुट टैग 1, और यहाँ पर हम कह रहे हैं इसकी आईडी क्या है, num1,
और ऑन इनपुट यानी कि जैसे ही हम इसके अंदर इनपुट एंटर करेंगे, ऑन इनपुट का जो प्रॉपर्टी है ना, ये हम यूज़ करते हैं इसका फंक्शन लगाने के लिए, इसके साथ फंक्शन अटैच करने के लिए। जैसे ये देखें, यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है कैलकुलेट सम। ओके, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि हमने जब जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी होती है ना, तो हम उसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज़ करते हैं। अगर हमने अपनी फ़ाइल के अंदर ही यूज़ करनी है, व्यू की फ़ाइल के अंदर, HTML की फ़ाइल के अंदर, या फिर ये रेज़र फाइल है। ओके, ये HTML फाइल नहीं है, ये रेज़र फाइल है। इट्स लाइक HTML, लेकिन ये ASP.NET कोर के अंदर हम काम कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर रेज़र व्यूज़ होते हैं। ओके, HTML की जगह पे। तो HTML फाइल भी सेम टू सेम ऐसी ही बनेगी, ठीक है। बस ये फ़र्क है, उसके अंदर हम C# नहीं यूज़ कर सकते, इसके अंदर हम C# यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी तक नहीं यूज़ की। ओके, तो जावास्क्रिप्ट जब हमने लिखनी हो तो हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं, हम ये स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हमने स्टाइल लिखना हो, स्टाइल लिखने के दो तरीके होते हैं। एक हम यहाँ पे टैग के अंदर ही लिख सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर स्टाइल टैग को यूज़ करके। लाइक यहाँ पे मैं एक टैग बना दूँगा स्टाइल, और अब इसके अंदर हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी स्टाइलिंग जो है ना वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट अगर यूज़ करें तो उसके लिए स्क्रिप्ट टैग को हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन लिखा हुआ है कैलकुलेट सम। ओके, और ये कर क्या रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले एक वेरिएबल लिया है, वैसे ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है num1 के नाम से, और फिर है यहाँ पर num2 के नाम से। और ये कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं पार्स फ्लोट, यानी कि हम जो फ्लोट वैल्यू है उसको हम पार्स कर रहे हैं, और इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवा लें एक्चुअली इस इनपुट की। ओके, उसके लिए पार्स फ्लोट का हमने फंक्शन यूज़ किया, और उसके बाद हम इसको गेट कर रहे हैं। ये जो है इसको गेट कर रहे हैं। इसको गेट करने का तरीका क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, यहाँ पर इसकी ID हमने दी हुई है num1। हम दो तरीके से गेट कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय ID भी लिख सकते हैं, या गेट एलिमेंट बाय क्लास भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लास तो हमने नहीं इसको साइन की, कोई भी ID साइन की हुई है, तो बाय ID ही साइन इसको हम गेट करेंगे। और यहाँ पर हमने इसकी ID लिख दी, उसके बाद हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू, तो डॉट वैल्यू, दैट्स इट। ओके, और उसके बाद ये बार्स के बाद ज़ीरो आया। इसका पर्पस मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्या है, क्योंकि ये मैंने ChatGPT से लिखवाया था। खैर, इसको मिटा के देखते हैं और देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। आई थिंक इसका कोई मेजर पर्पस नहीं है। रिलोड हो गया 5 हाँ, उसका कोई मेजर पर्पस नहीं था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे num1 के अंदर हमने स्टोर की इस इनपुट की वैल्यू, वैसे ही num2 के अंदर स्टोर की इस इनपुट की वैल्यू। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक और हम कांस्टेंट ले रहे हैं रिज़ल्ट के नाम से, और इसके अंदर हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, num1 प्लस num2, यानी कि पहले इस इनपुट की वैल्यू यहाँ पर आई, फिर इन दोनों की वैल्यू को प्लस करके रिज़ल्ट में हमने स्टोर करवा दिया। अब वैल्यू किसके पास है, रिज़ल्ट के पास। फिर हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रिज़ल्ट, यहाँ पर हमने एक लेबल यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और इसकी ID क्या है, रिज़ल्ट। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसका जो टेक्स्ट है, सॉरी, यहाँ पर इसने बड़ी एक क्लेवर अप्रोच यूज़ किया है। वो क्या, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पर इसने क्या किया है, एक लेबल यूज़ किया। ओके, लेबल के अंदर इसने शो करवाया रिज़ल्ट। ठीक है, अब लेबल के अंदर इसने स्पैन यूज़ किया हुआ है। स्पैन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब लेबल के अंदर या कहीं पर हमने टेक्स्ट शो करवाना हो, तो वहाँ पर हम स्पैन या फिर एक आई के नाम से आता है, आई टैग या स्पैन टैग, ये दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है आई टैग, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आई टैग। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके ऊपर मैंने हॉवर किया तो उसने शो भी कर दिया है, द आई एलिमेंट रिप्रेजेंट अ स्पैन ऑफ टेक्स्ट इन एन अल्टरनेटिव
ठीक है। यानी कि जहाँ पर हमने टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट शो कराना होना, वहाँ पर हम स्पैन या फिर आई ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो इस जो स्पैन की जो आईडी थी ना वो उसने रिज़ल्ट रख दी, ठीक है। और अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिज़ल्ट, यानी कि ये स्पैन, और इसका जो टेक्स्ट है वो क्या सेट कर दो रिज़ल्ट, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। यानी कि जब इसके अंदर रिज़ल्ट आ गया, फिर वो क्या कर रहा है कि ये जो स्पैन का टेक्स्ट है उसको सेट कर दिया एज अ रिज़ल्ट, दैट्स इट। और इस हिसाब से क्या होता है कि ये हमने वैल्यू लिखी 6, ये चलेगी num1 में, ये लिखी 4, ये चलेगी num2 में, और दोनों को प्लस करके यहाँ पर ये जो स्पैन है हमारा उसका जो टेक्स्ट है वो सेट हो गया एज अ रिज़ल्ट, दैट्स इट। अब ये तो थी वो अप्रोच जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए, ठीक है। अब हम प्रॉपर जो है वो कंट्रोलर को यूज़ करेंगे, ठीक है। सारा जो ये मेथड है ये कंट्रोलर में लिखेंगे और इस अप्रोच को हम यूज़ करेंगे। तो इसको मैं स्टार्ट से नहीं लिखूँगा, मैंने ऑलरेडी जो है ना चैट जीपीटी के अंदर इसको लिख के रखा हुआ है। इस सब का मकसद बस आपको ये फ्रेमवर्क समझाना है कि ये काम किस तरह से करता है। मैं ज़रा यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, फिर आपको मैं समझाऊँगा। अच्छा, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछें। आप लोग क्वेश्चन बहुत कम क्या बल्कि पूछते नहीं है। सर कि जहाँ पे हमने दो वैल्यूज को num1 प्लस num2 ऐड किया है कोड में, अगर हमने और भी सारे फीचर ऐड करने हो प्लस माइनस, तो हम इनके नीचे ही उनको देंगे। लेकिन हमने दो वैल्यू लिखी तो हमारे पास प्लस का आंसर आया है। तो लेकिन अगर हम माइनस करना चाहें, प्लस की जगह माइनस तो लिख सकते हैं। अगर हम सारे फीचर ऐड करें एक साथ तो उसके दो तरीके हैं। ये तो मतलब बात आ जाती है ना कोडिंग के आगे कि लॉजिक, ये लॉजिक आ जाता है आगे, ठीक है। अगर मैं दो फीचर्स ऐड करना चाहूँ ना, ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा। मैं यहाँ पर दो बटन ऐड कर सकता हूँ, एक के ऊपर लिख दूँ सम और एक के ऊपर लिख दूँ सब्ट्रैक्शन। जो आप कह रहे हो सम के क्लिक करूँ सम हो, सब्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करूँ सब्ट्रैक्ट हो, ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका ये कि जिस तरह यहाँ पर ये इनपुट फील्ड दी हुई हैं प्लस के लिए, यहाँ पर अलग से सब्ट्रैक्शन के लिए मैं फील्ड्स दे दूँ, ठीक है। दो तरीके हैं, दोनों तरीक़ों से हो जाएगा। लाइक दिस, यहाँ पर मैं एक H3 एडिंग दे दूँगी, एडिशन, ठीक है। और इसी सब को मैं कॉपी करूँ, ये हुआ कॉपी, और ये हुआ पेस्ट, और यहाँ पर मैं लिख दूँ सब्ट्रैक्शन, और ठीक है, ये हमारा सारा वही रहेगा। एंड यहाँ पर मैं एक और फंक्शन ऐड कर दूँ, इसको कॉपी करूँगा, एक बस लॉजिक चेंज होना है। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा कैलकुलेट, पहले सम है इसका नाम, तो मैं सम से सब कर दूँगा। और यहाँ पर भी यहाँ पर सम से सब, एंड यहाँ पर भी सम से जगह सब, और इस रिज़ल्ट को मैं कर दूँगा रिज़ल्ट 1, एंड यहाँ पर भी रिज़ल्ट 1, ओके। और एक और चीज़ मुझे करनी पड़ेगी कि यहाँ पर आईडी चेंज करनी पड़ेगी, num1 num2, और यहाँ पर करना पड़ेगा num3 num4, क्योंकि अगर मैं इनकी आईडी चेंज नहीं करूँगा तो उनका टेक्स्ट भी अपने अंदर ही, मतलब सारा टेक्स्ट जो है वो मे भी यहाँ पर ही कैलकुलेट करना शुरू कर दे, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल एक काम करेंगे हम, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, आई थिंक दैट्स इट।
अगर अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 10 लिखता हूँ और यहाँ पर 5 लिखता हूँ तो वो देखें 5 आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ होती है, ये तो मतलब समझ लें कि लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आपने पूछा। ओके, आपने बस इस सर चीज़। एक और हम्म। सर, जब हमने प्रोटोटाइप का वाइवा दिया था तो सुपरवाइजर ने हमें कम्प्लीटली कंफ्यूज करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक्चुअली वो कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस इस तरह कर रहे थे कि वो ये जान रहे थे कि वाकई प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं या किसी से बाय करवा रहे हैं। ज्यादातर वो कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि ये चीज कहाँ पे रखी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोटोटाइप में एमवीसी के बारे में और एक दो चीजों के बारे में काफी किया था। जस्ट कोड के बारे में पूछते हैं वो चेक करते हैं कि हम भी ये काम कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो मैं आप लोगों को इसके पहले कोर समझा रहा हूँ ना कि ये काम किस तरह से करता है, फिर आस्ता आस्ता हम और एडवांस होते जाएंगे। इसीलिए तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ बेसिक चीज़ें इसकी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम कैलकुलेटर बनाएंगे यूजिंग आवर कंट्रोलर। मेरा नेट स्लो है तो चैट जीपीटी की चैट लोड नहीं हो रही। सर अभी आपने बताया नहीं है स्टाइल्स के बारे में। स्टाइल्स कौन से? जी, ये ऊपर आपने बात की थी, यहाँ पे कोई भी स्टाइल्स बना सकते हैं। हाँ, वो स्टाइल, फर्स्ट पे स्टाइल का मतलब सी एस एस। स्टाइल। जी, तो सर स्टाइल किस टाइप का होगा, थोड़ा सा हिंट देंगे। स्टाइल मतलब स्टाइल कुछ भी हो सकता है। स्टाइल के अंदर जब हम स्टाइल का लफ्ज़ बोलते हैं उसका मतलब पता है क्या होता है? उसका मतलब होता है हमारे वेब पेज का स्टाइल। जैसे मैं इस कलर का टेक्स्ट चेंज कर दूँ, इनका डिज़ाइन चेंज कर दूँ, मतलब स्टाइल का मतलब होता है डिज़ाइन, पेज का डिज़ाइन। जी सर। ठीक है, स्टाइल का मतलब ये होता है, यानी कि सी एस एस को अप्लाई करना, चाहे बूटस्ट्रैप से कर लें चाहे वैसे कर लें। जैसे यहाँ पर ये लेबल है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक ना इसको क्लास देता हूँ। अभी मैं बूटस्ट्रैप से इसका स्टाइल चेंज करने लगा हूँ, ठीक है। क्लास टेक्स्ट, ओके, जस्ट मैं यहाँ पर एक क्लास यूज़ कर रहा हूँ, टेक्स्ट कैपिटलाइज, ठीक है। और इससे होगा कि आप आई थिंक सब जो जो लेटर है ना, ये हमें उधर वेबसाइट के अंदर सारे कैपिटलाइज नज़र आएंगे। रन हो गया लेकिन सारे कैपिटल नहीं हुए। ओके, हम कोई और क्लास यूज़ कर लेते हैं। ओके, टेक्स्ट इन्फो। ओके, यहाँ पर देखें तो इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। ये होती है स्टाइलिंग। ये सी एस एस को मैंने यूज़ करके किया चेंज। और यहाँ पर अगर मैं, सॉरी, जो मैंने पहले यूज़ किया वो था बूटस्ट्रैप। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती है, बनी बनाई मिलती है, इसको हम बस यूज़ करते हैं और ये अपना काम कर देती हैं। और अभी यहाँ पर मैं सी एस एस यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर मैंने H1 जो टैग है उसको गेट किया, ये तो यहाँ पर ये H1 टैग यूज़ हुआ हुआ, ठीक है। जहाँ पर अगर मैं H1 लिख के गेट करूँगा तो जितने H1 टैग होंगे सारे गेट होंगे। अब यहाँ पर मैं H3 गेट करता हूँ इसकी बजाय, ठीक है। तो जितने H3 टैग है, लाइक ये 2 टैग हैं H3, फर्स्ट सेकंड ये और फर्स्ट ये H3। तो यहाँ पर मैं करूँगा, इनका कलर चेंज करता हूँ, कलर
और कुछ भी कलर हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो मैं इसका कलर ब्लू कर देता हूँ। ओके, और अगर अब मैं इसको रन करूँ तो इनका कलर ब्लू हुआ होगा। ये देखें, इसको हम बोलते हैं स्टाइलिंग। ठीक है, अच्छा जी, जस्ट वेट। ओके, अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना व्यू का जो है ना वो कोड लिखूँगा। कोड मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर जस्ट मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इस अप्रोच के अंदर हम क्या करेंगे कि जो नंबर 1 और नंबर 2 हमारे पास दो वैल्यूज़ है ना, इनको हम पोस्ट करेंगे। ठीक, पोस्ट क्या होता है एक्चुअली, हम वेबसाइट के अंदर जब भी डाटा हम अपने व्यू से कंट्रोलर को भेजते हैं तो हम पोस्ट जो मेथड है यही यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। ओके, फॉर्म क्या चीज़ है, फॉर्म हम तब यूज़ करते हैं जब हमने डाटा जो है यूज़र से लेना हो। ठीक है, यूज़र से डाटा लेना हो या यूज़र को शो करवाना हो, दोनों सूरतों में हम फॉर्म यूज़ करते हैं। वैसे मोस्टली जब डाटा लेना हो तब भी फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 लिखना है ना, ठीक है, तो इस केस के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, और ये फॉर्म करता क्या है कि जैसे एक मतलब फ़िज़िकल फॉर्म, जैसे एडमिशन का फॉर्म होता है ना, तो जब आप लोग एडमिशन लेने जाते हो तो आपको एक फ़ॉर्म देते हैं फ़िल करने के लिए। आप फॉर्म फिल करते हो और उनको दे आते हो तो आपका डाटा उनके पास चला गया। ठीक है, इसी तरह से HTML के अंदर ये एक टैग आता है हमारे पास फॉर्म का। ओके, और ये क्या काम करता है, यूज़र से डाटा लेता है, ठीक है, और बैक एंड को भेज देता है। ओके, तो यहाँ पर ये फॉर्म कहाँ पर डाटा भेज रहा है, देखें फॉर्म के कंपोनेंट्स होते हैं कुछ। सबसे पहले ये फॉर्म का जो ओपनिंग टैग है इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं जो कि मैंडेटरी हैं। ओके, सबसे पहले आता है इसका मेथड। तो मेथड क्या है, पोस्ट, यानी कि ये जितने भी इसका डाटा है इसको हम पोस्ट कर रहे हैं, यानी कि भेज रहे हैं। कहाँ पर भेज रहे हैं आगे वो यहाँ पर हमने स्पेसिफाई करना होता है। ASP कंट्रोलर, किस कंट्रोलर के पास जा रहा है, कैलकुलेटर कंट्रोलर के पास। और यहाँ पर ये हमारा कैलकुलेटर कंट्रोलर है। ओके, ये कैलकुलेटर कंट्रोलर है। यहाँ पर इसका C स्मॉल है तो यहाँ पर मुझे स्मॉल करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, अब ठीक है। और कौन से ASP एक्शन के पास जा रहा है, इंडेक्स के पास। ओके, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंडेक्स मेथड लिखा हुआ है ये, लेकिन ये जो देखें यहाँ पर मैंने इंडेक्स मेथड लिखा हुआ है, लेकिन ये गेट बाय डिफ़ॉल्ट गेट है। जो मेथड है ना ये दो किस्म के होते हैं, एक गेट और एक पोस्ट। पोस्ट वो होते हैं जो कि आने वाले डाटा को रिसीव करते हैं, ठीक है, और जो गेट होते हैं ना वो यानी कि डाटा व्यू की तरफ भेजते हैं। ओके, और जो होते हैं पोस्ट वो व्यू से डाटा लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने एक और इंडेक्स मेथड यहाँ पर बनाना है, किस टाइप का, पोस्ट टाइप का। ओके, अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ देखें, अगर मैं यहाँ पर ना दोबारा से लिखता हूँ ना, पब्लिक आई एक्शन रिज़ल्ट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंडेक्स, तो ये मुझे एरर देगा कि ये वाला जो एक्शन मेथड है ना ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये देखें ज़रा, और यहाँ पर हमने रिटर्न भी करना है, रिटर्न व्यू। वैसे पोस्ट का जो मेथड होता है उसके अंदर हम जो है वो व्यू रिटर्न नहीं करते, उसके अंदर हम वैल्यू रिटर्न करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम व्यू ही रिटर्न करेंगे। सो यहाँ पर ठीक है, ये मैंने बना दिया। वैसे अभी तक इसने कोई मुझे एरर नहीं दिया, और वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आई और यहाँ पर मैंने स्मॉल लिखा, तो ये दो अलग अलग बन गए। अब ठीक है, और अभी ये साथ इसने मुझे एरर दे दिया। ओके, ये देखें, टाइप कैलकुलेटर कंट्रोलर ऑलरेडी डिफाइन द मेंबर कॉल इंडेक्स, यानी कि उसने कहा कि आपने एक नाम के दो जो है वो एक्शन मेथड बना दिए। सो अगर मैं यहाँ पर करके इसकी टाइप पोस्ट करता हूँ, टाइप पोस्ट करने के लिए यहाँ पर हमें ब्रैकेट्स लगानी पड़ती है और सिंपली यहाँ पर हमें पोस्ट लिखना पड़ता है, HTTP पोस्ट।
ठीक है। अब इसकी टाइप पोस्ट है और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट गेट है। हम गेट लिख भी सकते हैं लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट ही गेट है। जब हम टाइप नहीं लिखते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट गेट होती है। HTTP गेट कहाँ पर गया, ये रहा, ये ठीक है। ये दो टाइप्स होती है मेन, इस टाइप को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सो इसको जाए मैं मिटा दूँ। ओके, ये HTTP पोस्ट हो गया। अभी भी वैसे ये इसको बोल रहा है कि ये वैसे अब नहीं इसको बोलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ पैरामीटर पास करता हूँ, शायद फिर ना बोले। ओके, अच्छा ये देखें, अभी ना यहाँ पर आ जाए। ये जो इसके हमने नेम रखे हुए हैं नंबर 1 और नंबर 2, इनको हमने अब सेंड करना है अपने इस एक्शन मेथड के पास, ठीक है। तो जितने वेरिएबल हमने सेंड करने हो उनको हमें उनके नाम लिखने पड़ते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग नंबर 1 एंड स्ट्रिंग नंबर 2। ओके, अब एरर चला गया, ठीक है, क्योंकि ये अब चीज़ डिफरेंट हो गई। जो हमारे फंक्शन होते हैं ना प्रोग्रामिंग के अंदर, चाहे आपने लेट्स सपोज 10 फंक्शन बना दिए हैं, सब का नेम सेम है, ठीक है, लेकिन सब के अंदर आर्गूमेंट्स डिफरेंट है। लाइक पहले के अंदर 1 है, दूसरे के अंदर 2, तीसरे के अंदर 3, तो वो सब डिफरेंट ही कंसीडर होंगे। आर्गूमेंट हम किसको बोलते हैं, इन चीज़ों को आर्गूमेंट बोलते हैं। ये जो मैंने अंदर लिखे, कितने आर्गूमेंट है, 2। एक है स्ट्रिंग नंबर 1 और एक है स्ट्रिंग नंबर 2, क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यूज़ आनी है ना। यहाँ पर जब हम इसके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो कितनी वैल्यू सबमिट होंगी फॉर्म की, 2, नंबर 1 और नंबर 2, दैट्स इट। इसलिए यहाँ पर हमने 2 आर्गूमेंट पास कर दिए, ठीक है। जब हम कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, वो दोनों वैल्यू यहाँ पर आएंगी। पहले एक वैल्यू लेट्स सपोज नंबर 1 यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू, नंबर 2 यहाँ पर आ जाएगी। अब हम इनको कैलकुलेट करके वापस रिटर्न को व्यू कर देंगे। सो यहाँ पर अब हम लिखेंगे इंट रिज़ल्ट, और ये रिज़ल्ट की वैल्यू हम व्यू को वापस कर देंगे, नंबर 1 प्लस नंबर 2, दैट्स इट। अच्छा जी, क्या हुआ है यहाँ पर, ये क्यों एरर दे रहा है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट द टाइप स्ट्रिंग टू इंट। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो आर्गुमेंट पास किए हैं वो स्ट्रिंग के पास किए हैं, इंट के पास करने थे मैंने। अब ठीक है, ओके। और अब हम क्या करेंगे, ये जो रिज़ल्ट है ना, ये जो रिज़ल्ट है इसको अब वापस, क्योंकि हमने व्यू के पास भेजना है, तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो मैं यहाँ पर इसको पास कर दूँ, ठीक है, तो ये उधर जाके पास हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ कर लेते हैं व्यू बैक का। व्यू बैक, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है व्यू बैक की, इसके थ्रू हम कोई मैसेज वगैरह बैक शो करवाना हो व्यू के ऊपर तो वो हम करवा सकते हैं। व्यू बैक डॉट रिज़ल्ट इक्वल टू रिज़ल्ट, ठीक है। इनके व्यू बैक का जो रिज़ल्ट है वो क्या है, हमारा ये नंबर जो एज अ रिज़ल्ट आएगा। और यहाँ पर आई थिंक कंप्लीट हो गई है। एक दफ़ा मैं इंडेक्स को देख लूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ़ व्यू बैक डॉट रिज़ल्ट इज़ नॉट इक्वल टू नन, तो फिर हमें ये रिज़ल्ट शो होगा। ओके, अब पहले हमें नहीं शो होगा, जैसे हम कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तब हमें रिज़ल्ट शो होगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, अभी हमें यहाँ पर कुछ लिखा हुआ शो हो रहा है, लाइक रिज़ल्ट ये वो कुछ भी नहीं शो हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पर मैं फिर से 5 और यहाँ पर मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमें शो हो गया रिज़ल्ट 10। ओके, ठीक है।
मिनट जस्ट। ओके, अच्छा अब यहाँ तक अगर किसी क्वेश्चन तो वो पूछें आप। सर बस एक डाउट है। क्या क्या पूछें? एक्चुअली में जो आपने हमें कल बोला था प्रैक्टिस करने के लिए, जी जी। वो कल की आपने जो वीडियो है वो अपलोड की थी। एक्चुअली में हमने एक बार देखनी थी, तो हम समझ नहीं आ रही थी कि कैसे उसकी प्रैक्टिस करें। और दूसरा क्वेश्चन ये कि हमारे पास कोड भी नहीं है ना, जिसकी अब हमने प्रैक्टिस करनी है। आपने बोला था कि मैं आपको दोबारा कोड सेंड करूंगा, आई मीन प्रोजेक्ट फाइल। नहीं तो नहीं, प्लीज आपने कैसे करें? प्रोजेक्ट के ऊपर प्रैक्टिस अभी नहीं करनी। ठीक है, प्रोजेक्ट के ऊपर प्रैक्टिस आप तब करेंगे जब जो है ना ये हम पूरा इसको सीख लेंगे, उसके बाद आप प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो काम करना। अभी मैंने बोला था कि आप प्रोजेक्ट क्रिएट करें, ये मैंने आपने क्लास नंबर, बल्कि कल की क्लास में प्रोजेक्ट आई थिंक क्रिएट किया था ना ये डमी वाला। तो कल की क्लास आप, एमवीसी का टॉपिक था वो, हाँ तो कल की क्लास आपने ली थी। उसकी प्रैक्टिस। जी सर। हाँ तो कोड तो हमें बना बनाया मिल जाता, जितना ये मैंने लिखा थोड़ा सा था मतलब। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ना इसकी भी अपलोड कर दूंगा और उसकी भी अपलोड कर दूंगा। जी सर, भी हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। इस तरह हमें फिर समझ नहीं आई थी कि प्रैक्टिस कैसे करें। ठीक है, वो मैं कर दूंगा अपलोड। और किसी का क्वेश्चन कोई? चले मैं आपसे क्वेश्चनिंग करता हूँ, ठीक है, वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहले किससे पूछें? सुभान भाई, जी जी। ये जो इफ वाला कोड आपने लगाया था, ये नेट में मेरा सही चला, तो वो उसका जरा बता दें। ये इफ़ वाला, ये वाला। ये जो लगाया। अच्छा ये देखें ज़रा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये ज़रा मैं कंट्रोलर में जाऊँ। ओके ये आ गया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि रिज़ल्ट जो है उसको हम स्टोर करवा रहे हैं व्यू बैग प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, व्यू बैग ना एक प्रॉपर्टी हमें आती है, इससे हम क्या कर सकते हैं कि अपना जो व्यू है ना उसके ऊपर कोई मैसेज वगैरह शो करवा सकते हैं। ओके, लेकिन इस मैसेज के अंदर हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, अपना रिज़ल्ट। ठीक है, ओके हो गया। अब जो हमारी व्यू की फ़ाइल है इसके अंदर हम ये जो लॉजिक लिख रहे हैं, यहाँ पर हमने एक इफ़ कंडीशन यूज़ की है। इसके अंदर हम कह रहे हैं कि अगर व्यू बैग का जो रिज़ल्ट है वो इज़ नॉट इक्वल टू नल, यानी कि अगर अ, उसके अंदर कोई वैल्यू है। ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू नल का मतलब कि अगर उसके अंदर कोई वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं तो इसके यहाँ पे ये नल कर दूंगा ना तो इसका मतलब हो गया अगर तो वो नल है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये कर दें इसका मतलब होता है इज़ नॉट इक्वल टू नल, यानी कि अगर उसके अंदर कोई वैल्यू है तो फिर क्या हो, फिर हमारी स्क्रीन के ऊपर एक डिव शो हो, डिव के अंदर H3 एक हेडिंग शो हो रिज़ल्ट, और उस रिज़ल्ट के आगे व्यू बैक डॉट रिज़ल्ट जो है वो शो हो जाए। ठीक है, ये इफ़ का यहाँ पर लगाने का मकसद सिर्फ ये था कि रिज़ल्ट जो है ये तभी शो हो जब इसके अंदर कोई वैल्यू जाए। ओके, अगर इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, जब तक रिज़ल्ट कैलकुलेट नहीं होता तब तक रिज़ल्ट शो भी ना हो, चाहे वो ज़ीरो या कुछ भी है। जैसे यहाँ पर देखें ना ज़रा, ये जो है ये चीज़ ये तब तक शो नहीं हुई थी जब तक मैंने कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक नहीं था कर दिया। समझ लगी कि नहीं आपको? क्यों रेहान भाई समझ लगी? सुबह भाई आप कोड पे आइएगा, स्क्रीन कोड वाली शेयर कीजिएगा। हाँ जी, लग गई है समझ सुभान भाई। ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे आपने जो सिंपल लिखा है टॉप पर, वहाँ पे आपने जो हेडिंग में H2 लिखा है, तो यहाँ पे आपने H1 क्यों नहीं लिखा? मतलब कि टॉप पे लिखा है तो H1 ये नहीं आता यहाँ पर। ओके,
जी ये टॉप बस पर, जी जी साइज़ का फ़र्क होता है, टैग ठीक में है। आपने। H1 अगर हम लिखेंगे ना तो वो ज़रा बड़ी हेडिंग होती है, H2 छोटी होती है, H3 उससे छोटी। ये H1 से लेके H6 तक होते हैं, ये HTML के टैग्स हैं, ठीक है। ये कोई इतना कोड शोड नहीं है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ एच टैग इन HTML, तो ये देखें यहाँ पर ये कितने टाइप के होते हैं, कितनी वैल्यूज होती है इसकी, 6 टाइप के होते हैं। H1 H2 H3 H4 H5 H6। H1 सबसे बड़ा होता है, H6 सबसे छोटा होता है, ठीक है। बस ये चीज़ है, और कुछ। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जो आपने व्यू बैग यूज किया, तो अगर हम यहाँ पे ये बिल्ट इन प्रॉपर्टी, मतलब हमने व्यू बैग ही यूज करना है यहाँ पे, बिल्ट सिर्फ व्यू नहीं लिख सकते, व्यू इज इक्वल टू रिजल्ट। नहीं 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 नहीं, जो हमें बिल्ट ये प्रॉपर्टी हमें बिल्ट इन मिली है, हमने खुद तो बनाई नहीं, ठीक है। तो इसका नाम ही उन्होंने व्यू बैग रखा हुआ है। जैसे हमने लिखना हो इंट, मतलब नंबर स्टोर करवाना है ना, तो उसके डेटा टाइप जो यूज़ होगी वो इंट यूज़ होगी, ठीक है। तो हम उसको कम पूरा इंटीजर तो नहीं लिख सकते ना, उन्होंने बिल्ट इन उसका नाम इंट रखा हुआ है, ये चीज़ है। ठीक। अच्छा, ये एक और ना, पोस्ट और गेट का दोबारा थोड़ा difference बता देंगे, पोस्ट क्यों यूज होता है और गेट क्यों यूज होता है। ओके, गेट जो है ना, यहाँ पर इनके बाय नेम में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं गेट लिख भी देता हूँ, HTTP गेट, ओके। अच्छा, जब ये वाला फंक्शन रन होगा ना, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है गेट कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेटर के ऊपर आकर क्लिक करता हूँ, तो अब जो फंक्शन रन हुआ है वो कौन सा रन हुआ है, गेट वाला, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमने व्यू हमारा गेट किया है, ओके। वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर गेट किया है, जितनी भी वैल्यूज़ थी उनको हमने गेट किया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिखता हूँ 5, और अगर यहाँ पर मैं एक और वैल्यू लिखता हूँ 5, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने अपने बैकएंड के पास भेजना है, ठीक है, अपने एक्शन के पास भेजना है, अपने फंक्शन के पास भेजना है। तो उसके लिए जो फंक्शन की टाइप होगी वो पोस्ट होगी, ओके। इन दोनों वैल्यूज़ को जो फंक्शन अपने पास लेके जाएगा ना, वो उसकी टाइप क्या होगी, पोस्ट। यानी कि हम इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, उसको पोस्ट करेंगे। जैसे हम एक लेटर पोस्ट करते हैं ना, ठीक है, वैसे ही हम इनको पोस्ट करेंगे। तो ऐसा फंक्शन जो वैल्यूज़ व्यू से लेता है, ठीक है, व्यू से वैल्यूज़ को लेता है, उसको हमें HTTP पोस्ट रखना पड़ता है। और फिर ऐसा फॉर्म जो वैल्यूज़ को भेजता है, उसका जो मेथड है वो भी हमें एज अ पोस्ट रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर ये फॉर्म था ना हमारे पास, इसके अंदर ये इनपुट है हमारी दोनों, तो इसका हमने मेथड कर रखा हुआ है पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं गेट करूँगा ना, तो ये दोनों वैल्यू बजाय यहाँ पर आने के ये इसके पास आएंगी, ठीक है। तो ये था ये। अब हमने इसका जो टाइप है वो पोस्ट रखी है, तो वैल्यूज़ इसके पास आएंगी, ठीक है। और फिर ये यहाँ पर हमने यहाँ पर वैल्यू पास की हुई हैं, ओके। एक मिनट ज़रा, कितना टाइम रहेगा क्लास में, मैं आपको ना डीबग करके दिखाता हूँ। ओके, 15 मिनट अभी हैं। अच्छा, ये देखें ज़रा, थोड़ी और डिटेल से समझाता हूँ। यहाँ पर ना मैं एक ब्रेक पॉइंट ऐड करता हूँ। ब्रेक पॉइंट क्या होते हैं कि यहाँ पे आके हमारा जब हम एप्लीकेशन रन करेंगे ना, तो यहाँ पर आके हमारी एप्लीकेशन रुक जाएगी जब तक हम यहाँ से इसको अलो नहीं करेंगे नेक्स्ट रन के लिए, ठीक है। ये फंक्शन होता है ब्रेक पॉइंट का।
तो यहाँ पर मैंने ब्रेक पॉइंट ऐड किया, यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन आके रुक जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको डीबगिंग मोड के अंदर चलाने लगा। ये मैंने सिंपल मोड विदाउट डीबगिंग के रन कर रहा था, अब डीबगिंग मोड में रन करने लगा। ये वाला जो बटन है ना खाली, ये होता है स्टार्ट विदाउट डीबगिंग का, और ये होता है स्टार्ट विद डीबगिंग का। ओके, यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं एक नंबर लिखता हूँ 6, और यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ 10, और अब मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब ये यहाँ पर लोडिंग हो जाएगी, लेकिन ये यहाँ पर कुछ नहीं होगा, और यहाँ पर ये आके रुक गया हुआ। ये देखिए यहाँ पर एरो आ गया, इसका मतलब यहाँ पर हमारा कोड रुक गया। अगर यहाँ पर मैं इसके ऊपर हावर करूँ तो यहाँ पर देखें नंबर 1 क्या है 6, यहाँ पर नज़र आ रहा है ये आपको। और अगर नंबर 2 के ऊपर हावर करूँ तो यहाँ पर ये बता रहा है नंबर 2 की वैल्यू क्या है अभी इस टाइम 10। ये देखिए जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है, तो मतलब क्या कि नंबर 1 की वैल्यू यहाँ पर आई है और नंबर 2 की वैल्यू यहाँ पर आई है। ठीक है, बाकी फिर आगे वही है कि ये दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे प्लस करके रिज़ल्ट में स्टोर कर रहे हैं, और रिज़ल्ट को फिर हम व्यू बैग को पास कर रहे हैं। और व्यू बैग अभी फ़िलहाल व्यू बैग जो है ये नल है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। ओके, ये देखें आप, ये नल है। जैसे यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, अभी मैं यहाँ पर ना एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ, कंटिन्यू। और अभी अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर हावर करता हूँ, इसके ऊपर हावर करूँ तो ये काउंट 1, यानी कि इसके अंदर एक वैल्यू है, कोई वैल्यू है इसके अंदर। और अगर रिज़ल्ट के ऊपर हावर करूँ तो इसके अंदर क्या वैल्यू है 16, दोनों का सम। ओके, और अगर यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर दूँ तो यहाँ पर ये हो गई है रिज़ल्ट 16। लग गई समझ? और कोई क्वेश्चन? सर आपने जो ब्रेक पॉइंट्स लगाए हैं, पहले आपने हाफ ब्रेक पॉइंट्स लगाया तो हमारा रिजल्ट शो नहीं हुआ है। अब हम इन ब्रेक पॉइंट्स को, और ये जो आपने ब्रेक पॉइंट्स लगाया है यहाँ पे रिजल्ट व्यू के पास, फिर भी हमें रिजल्ट व्यू शो हो रहा है। फिर अगर हम इसको हटा दे तब तब हमें क्यों रिजल्ट शो, तब भी हमें क्यों रिजल्ट शो हो रहा है? ये तो ब्रेक पॉइंट्स लगे हुए हैं ना, ब्रेक पॉइंट्स वो आपने मैंने करके रन लगाए, किया। ब्रेक पॉइंट्स मैंने लगाए थे ना। ठीक है, मैंने ऐसे ब्रेक पॉइंट लगाया, ठीक है, लेकिन यहाँ से मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया। जब हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते तो फिर वो जो हमारा कोड है ना वो ब्रेक पॉइंट से आगे गुजर जाता है। हाँ, ब्रेक पॉइंट के ऊपर आके जब कोई ब्रेक पॉइंट हिट होता है तो वो वहाँ पर रुक जाता है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर हमें क्लिक करना पड़ता है, तो फिर वो उस ब्रेक पॉइंट से आगे रन होना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि उसके आगे कोई ब्रेक पॉइंट हो ना हो, फिर वो आगे का डिसीजन है रुकेगा या फिर सारा रन हो जाएगा। बाकी ब्रेक पॉइंट को हम यूज़ करते हैं डीबगिंग के लिए, यानी कि एरर को फाइंड करने के लिए। सम टाइम इस तरह होता है कि अभी ये तो मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया ना, अगर मैं यहाँ पे इसको खुद लिखने बैठूँ तो वो बड़ी हेडेक है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं वैल्यू वहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर ना मुझे मैं वैल्यू मतलब लिख दूँ लाइक दिस, मतलब अगर मैं इंडेक्स पे जाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं कोई लाइक ये मैं रिजल्ट्स यहाँ से मिटा दूँ, ठीक है, इतना मैं लिख दूँ। अब मैं यहाँ पर अपनी तरफ से मैंने ठीक लिखा है, मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूँ, ठीक है, और इसको रन करूँ और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करूँ तो रिज़ल्ट में भी ना शो हो। अब मैंने तो अपनी तरफ से ठीक लिखा है, तो फिर इस केस के अंदर जिस केस के अंदर रिज़ल्ट नहीं शो होगा, मैं क्या करूँगा, इसको डीबग करूँगा यूजिंग दिस ब्रेक पॉइंट्स। तो ब्रेक पॉइंट्स मैं यहाँ पर आके लगाऊंगा, ठीक है, मैं देखूंगा कि भाई कहाँ तक मेरी वैल्यूज़ जो हैं वो जा रही हैं और फिर कहाँ पर इशू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ब्रेक पॉइंट्स अगर ऐड करूँगा, मैं देखूँगा हाँ ठीक है भाई यहाँ पर व्यू बैक के अंदर स्टोर हो रही हैं और फिर ये है कि यहाँ पर नहीं स्टोर हो रही। तो इस तरह से हम जो है ये ब्रेक पॉइंट्स को यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को ट्रेस करने के लिए कि वैल्यू कहाँ तक जा रही है और कहाँ से जा के वो हमारे कोड के अंदर एरर आ रहा है।
अच्छा मुझे बस ये बताएं कि आपको व्यू और कंट्रोलर ये किस तरह से आपस में काम करते हैं, इसकी समझ आई है? जी जुबान में काफ़ी हद तक समझ आई। जब खुद लाइव प्रैक्टिस करेंगे तो फिर जो स्टक होंगे जिस पॉइंट पे ज़्यादा पता चलेगा, जो जब खुद लाइव प्रैक्टिस करते हैं उसकी अलग बात होती है। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस जब स्टार्ट करेंगे तो फिर पता चलेगा कि कितना समझ आया और कितना नहीं। ठीक है, आप ना इस लेक्चर को देखना अच्छे से, क्योंकि सुबह मैं इसमें से क्वेश्चनिंग भी करूँगा, ठीक है? आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लें, फिर मैं क्लास को एंड करूँ। सुभान भाई, वो ब्रेक पॉइंट्स आपने लगाए किधर से हैं? वो नेट का इशू बन गया था तो मैंने वो देखा नहीं था, ठीक स्क्रीन है, नहीं थी शो हो रही। ओके, ये बहुत सिंपल है। मतलब जहाँ पे आपने ब्रेक पॉइंट लगाना हो, लेट्स सपोज ये मैं कंट्रोलर में आ गया, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ चेक करनी है ना, यहाँ पे तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर तो नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर लगा दूँगा। ओके, ये साइड के ऊपर होता है ना, ये साइड पे एक ग्रे स्पेस है, यहाँ पर अगर मैं होवर करूँ तो देखें ये मुझे वो इंडिकेशन भी दे रहा है ब्रेक पॉइंट की। तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये ब्रेक पॉइंट लग गया। इसको डिसेबल करना है, डिसेबल करने के लिए इसके ऊपर बस क्लिक करूँगा, ये डिसेबल हो जाएगा। ये क्लिक करने से लग गया, क्लिक करने से हट गया। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये जो कोड में हमने लास्ट में लिखा है रिटर्न व्यू, अगर हम व्यू ना लिखे तो कोड रन रिजल्ट नहीं दिखाएगा हम? ज़ाहिर बात है नहीं दिखाएगा। रिटर्न से काम नहीं चलेगा? नहीं नहीं नहीं, उसको पता ही नहीं होगा रिटर्न मैंने करना क्या है। रिटर्न जस्ट लिखूँगा तो वो मुझे एरर देगा, वो तो सिंटैक्स एरर हो जाएगा। लाइक अगर मैं सिंपल यहाँ पे रिटर्न लिखता हूँ तो ये मुझे एरर देगा। ये देखो, क्योंकि ये कुछ रिटर्न करवा ही नहीं रहे हम। यहाँ पर एरर भी हम पढ़ लेते हैं वो क्या दे रहा है। तो एरर है एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप कन्वर्टेबल टू आई एक्शन रिजल्ट इज़ रिक्वायर्ड। यानी वो कह रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसी आइटम लिखो जो कि आई एक्शन रिज़ल्ट मेथड रिटर्न करता हो। यहाँ पर हम आई एक्शन रिज़ल्ट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये व्यू रिटर्न करता है। वैसे मैंने तो जितना इसके ऊपर वर्क किया ना, मैंने व्यू ही रिटर्न करवाया है। मैं भी इसके अलावा भी कोई वैल्यूज़ ये रिटर्न करता हो। व्यू कंपोनेंट भी रिटर्न करता है यहाँ पर मैंने। हम्म। सुभान भाई, ये जो आई एक्शन रिजल्ट है, ये हम्म। प्री डिफाइंड फंक्शन है या ये आपने लिखा है? प्री डिफाइंड फंक्शन है ये। अच्छा, हम्म। इसके ऊपर अगर होवर ठीक करूँ हो गया। तो ये जी पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट डॉट ए एस पी नेट कोर डॉट एम वी सी का। और डिफाइन अ हम्म। कंट्रैक्ट दैट रिप्रेजेंट द रिज़ल्ट ऑफ एन एक्शन मेथड। यानी कि किसी एक्शन मेथड का रिज़ल्ट जो है ये वो शो करवाता है। दैट्स इट। वो रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है, वो व्यू हो सकता है, या फिर जैसे भी हमने वैल्यूज़ सेंड की हैं वो हो सकता है, कुछ भी। अच्छा, अभी 4 मिनट है कि जल्दी जल्दी क्विक रिकैप करते हैं। ये जो एच टी टी पी गेट फंक्शन है, ये जो यूजर डिस्प्ले पे डाटा हमें एंटर करेगा, ये वो स्टोर करेगा। और उसके बाद जो एच टी टी पी पोस्ट है, ये बैकएंड पे हमें वो डाटा देगा। और जो भी उसके ऊपर हमने फंक्शन परफॉर्म करना होगा, परफॉर्म करके हमें फिर सम डिस्प्ले करवा देगा। बिल्कुल। जो एच टी टी पी गेट है ना, ये सिंपली जो डाटा हम्म। है वो शो करवाता है यूज़र को। वो यूजर्स को, हाँ, यूज़र को शो करता है। करवाता है। ठीक और जो होगा। एच टी टी पी पोस्ट है, ये जो यूज़र का हम्म। इंटरफेस है, जो भी यानी कि हमारा व्यू है, वहाँ से ये डाटा लेता है। ठीक है, वहाँ से डाटा हम्म। ले के हम्म। फिर हम हमारी मर्ज़ी यहाँ पे वो व्यू बैक अंदर स्टोर करवा दें, या फिर
किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के यहाँ पर हम उसको यहाँ से उसको हम मतलब भेज भी सकते हैं, लेकिन वो ज़रा लंबी डिस्कशन है। अभी तो मैंने ये जो रिज़ल्ट है ना, इसको डायरेक्ट व्यू नहीं, बैग वो के। एस पोस्ट का मतलब पहले HTTP पोस्ट का बस ये है कि उसने जो यूजर से डाटा है ना वो ले लिया, बाकी हम उसको स्टोर करवाएं या डिस्प्ले करवाएं वो अपनी मर्जी है। वो अपनी मर्ज़ी है, डाटा इसने यूज़र से ले लिया, जैसे नंबर 1 नंबर 2 यहाँ पर हाँ आते हैं, ठीक है। हाँ उसके बाद हमारी मर्ज़ी है कि चाहे हम हाँ उसको जी। व्यू बैग के ज़रिए शो करवा दें, या फिर हम इसको यहाँ पर ये जो व्यू है ना, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर आर्गूमेंट पास कर दें। लाइक यहाँ पर मैं इसको हम्म ऐसे रिज़ल्ट रिज़ल्ट ठीक है, ऐसे भी पास करवा सकता था, लेकिन इसके लिए फिर हमें एक और चीज़ चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं व्यू मॉडल। वो क्या होता है उसकी बात हम बाद में करेंगे, वो थोड़ा सा कम्प्लिकेशन में आ जाता है मामला। मॉडल की ही एक सब चले फॉर्म है ठीक व्यू है। मॉडल। आज का जो हुआ है उसकी तो चले हो गया क्लियर है, हो गया उसका तो। सर आपने कहा है कि हमसे क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, तो वीडियोस अपलोड दीजिएगा, एक बार हम देंगे तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, अभी ये क्लास एंड होने लगी है, 2 मिनट में तो मैं ये वीडियो अपलोड करने पे लगाने लगा हूँ। ठीक है, ये मैं वीडियो यहाँ पर स्टॉप कर दूँगा। ओके सर। अच्छा ओके चलो ठीक है सुभान अल्लाह, सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।